Hello everyone, this is Roli Pandey. This is first mini marathon of English pedagogy for CTET. इसमें आपके 15 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे. स्टार्ट करते हैं. बाकी मतलब जैसे कि इसके पहले 16 PYQ आपकी कंप्लीट करा दिए गए हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है. वो जो PYQs हैं और ये जो एक दो मिनी मैराथन इधर की मतलब एक दो हफ्ते में आपकी पूरी कराई जाएंगी. अगर आप उतना कंप्लीट कर लेते हैं तो 12 या फिर 12 प्लस मार्क्स आपके पेडागोजी में कंफर्म है कि आपके आ जाएंगे बिना किसी डाउट के. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रेमिडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स. रिमीडियल टीचिंग का अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब रिमीडियल टीचिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट है तो इसका मतलब क्या है कि डायग्नोजिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, या टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स, एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स, या फिर टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स. जो एक्सप्लेनेशन का काम है वो आपके जो भी इसके पहले के PYQs में कराए गए उसमें एक्सप्लेन ज़्यादा किया गया. इसमें आपके नॉर्मली क्वेश्चंस का आंसर्स होगा. आप अपना चेक करिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं. तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट की तरह होता है रिमीडियल टीचिंग, इसका मतलब क्या होता है कि डायग्नोजिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग. फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट को और क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट भी कहा जाता है. कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि मतलब इसका एक नाम और होता है. क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग. असेसमेंट ऑफ लर्निंग. तो फिर कोई भी लेसन जब टीचर पढ़ा रही होती हो उसी टाइम पढ़ाते टाइम ही बच्चे का असेसमेंट जब किया जाता है तब उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट किया कहा जाता है. अब फॉर्मेटिव असेसमेंट किया क्यों जा रहा है कि बच्चे ने चैप्टर में या लेसन में जो कुछ भी सीखा वो ठीक है, पर जो चीजें उसको नहीं समझ में आई उसको डायग्नोज करके बच्चे को रिमीडियल टीचिंग दिया जा सके. तो इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट है रिमीडियल टीचिंग, ऐसा बोला जाता है. तो इसका मतलब क्या होता है कि डायग्नोजिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग. सबसे पहले डायग्नोज करना कि बच्चे ने क्या चीज नहीं सीखी है. डायग्नोज करने के बाद उसके उस गैप को, लर्निंग गैप को एड्रेस करना, मतलब उसको रेमेडी के थ्रू या फिर कोई टीचिंग की दूसरी स्ट्रेटेजी के थ्रू बच्चे की वो चीज समझाई जाए. तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 RTE 2009 had included all round development of the child, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है. होलिस्टिक डेवलपमेंट भी बोला जाता है. included all round development of the child as one of the aims of education, because बहुत सारे एम्स बताए गए. मतलब कि जो RTE 2009 आया है, एक्ट है, इसमें बहुत सारे एजुकेशन के एम्स बताए गए हैं. उनमें से एक क्या है जिसमें कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंक्लूड किया गया है. इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड. यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा. बच्चे का हर एक एस्पेक्ट में उनका डेवलपमेंट होना चाहिए. हर एक एस्पेक्ट को एड्रेस करना है. हर एक एस्पेक्ट का नर्चर का ध्यान रखना है, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो. तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, काल्प मतलब कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लीड्स टू. दो चीज होती है आपकी, एक है बिक्स, दूसरा है काल्प. बिक्स जो होती है वो सोशल लैंग्वेज होती है और जो काल्प है ये एकेडमिक लैंग्वेज होती है. कंटेंट एरियाज में एकेडमिक लैंग्वेज होती है. ऑप्शन क्या है हमारा? फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर कंटेंट एरियाज. यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम. समावेशन या फिर समावेशित कक्षा में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड. कंपटीशन, कंपटीशन वाली चीजें बिल्कुल ही नहीं होंगी आपकी, हट जाएंगी. एनवी भी नहीं, सिंपैथी भी नहीं. जब इंक्लूसिव क्लासरूम कब बनेगा, उसकी वैल्यू कब होगी? जब कोलैब करके बच्चे सीख रहे होते हैं. मतलब कि टीचर्स हैं या बच्चे हैं एक दूसरे से कोलैबोरेशन करके जब सीखते हैं तब वो क्लास. मतलब कि इंक्लूसिव मतलब क्या हुआ? जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उन बच्चों को भी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ बैठा करके प्रॉपर एजुकेशन दी जाए
वो भी रेगुलर क्लासेस के साथ। तो इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। तो इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे वैल्यू एसोसिएटेड बनेगी, जब कोलैब करके बच्चे और टीचर्स एक दूसरे से सीखेंगे, कोलैबोरेशन होगा तब। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा को सीखने का दो तरीका होता है, एक होता है एक्विजिशन, दूसरा होता है लर्निंग। जो एक्विजिशन है इसमें भाषा अर्जित की जाती है। अर्जित करने का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट बच्चों को ऐसा प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि बच्चे अपने आप ही धीरे धीरे सीख जाते हैं। मतलब इन्वायरमेंट जो है वो स्टिमुलाई की तरह काम करता है, फिर बच्चे उस भाषा को सीख जाते हैं जिससे कि वो उनके बिहेवियरल रिस्पॉन्स में आ जाता है। और लर्निंग में क्या होता है कि प्रॉपरली उनको ग्रामर रूल्स स्ट्रक्चर्स सारी चीजें समझाई जाती हैं, सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। उनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जिससे कि जो सेकेंड लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है, उसको बच्चे सीख पाए। तो कहा गया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द, सिस्टमैटिक अप्रोच कह दिया, सिस्टमैटिक अप्रोच तुम्हारी होती है लर्निंग में, ना कि एक्विजिशन में। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज। जहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज की बात कर दी गई है, इस वजह से ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एक्विजिशन है वो फर्स्ट लैंग्वेज का होता है। is a technique intended to stimulate the environment in which children learn their native language। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि बच्चे का इन्वायरमेंट इस तरीके से स्टिमुलेट किया जाता है जहां पर बच्चे अपने नेटिव लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 है द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू स्ट्रेंथन द रोट लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स, या फिर एनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स। इसके लिए एक कीवर्ड याद रखिएगा, यूज ऑफ लैंग्वेज। जो मैकेनिकल ड्रिल्स कराई जाती हैं इसका एम क्या होता है कि बच्चे क्रिएटिवली उस लैंग्वेज का यूज करना सीखें, मतलब कि प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ। हाँ, स्ट्रक्चर के साथ, रूल्स के साथ, ये सब तो ठीक है, लेकिन उसका क्रिएटिव यूज करना सीखें। तो ये होता है मैकेनिकल ड्रिल्स का उद्देश्य, एम। सिक्स्थ का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है वाइल लिसनिंग मीन्स अ स्टेज। लिसनिंग में 3 स्टेजेस आती हैं, कौन सी, प्री लिसनिंग, इसके अलावा वाइल लिसनिंग, और लास्ट में आती है पोस्ट लिसनिंग। ये जब लिसनिंग करानी हो, मतलब बच्चों को कुछ ऐसे पॉडकास्ट वगैरह सुनवा के उनकी लैंग्वेज लर्निंग को स्ट्रांग बनाना हो, तो उसके पहले की स्टेज होती है जिसमें कि बच्चे को पहले प्रिपेयर किया जाता है कि किस चीज से रिलेटेड चीजें वो सुनने वाले हैं। और वाइल लिसनिंग में होता है जब वो चीजों को सुन रहे हो, और पोस्ट लिसनिंग में क्या होता है, जो उन्होंने सुना है उसका असेसमेंट किया जाता है, या फिर अलग अलग टास्क होते हैं, टास्क के थ्रू उनको उस चीज को स्ट्रांग करवाया जाता है। तो while listening means a stage when our students are listening to a recording of a natural conversation, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी नेचुरल कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग जब बच्चे सुन रहे हो, मतलब उसी टाइम पे सुन रहे हो, तो उसको while listening बोलते हैं। तो ये 7th का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है लर्नर्स आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट साइबर स्पेस ड्यू टू देयर कॉग्निटिव ओवरलोड, देयरफॉर लर्नर्स में एक्सप्लोर देयर ओन इंटरेस्ट। जहां पे भी ऐसा कोई भी ऑप्शन हो कि बच्चे खुद के इंटरेस्ट को खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंसेस, अपने खुद के अनुभवों के आधार पर, बैकग्राउंड के आधार पर, पर्सपेक्टिव्स के आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर, while spending considerable time navigating for content। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइडेड रीडिंग फाइंड्स इट्स साइकोलॉजिकल जेनेसिस इन। तो गाइडेड रीडिंग की बात किसने की थी, वाइगोत्स्की ने की थी। इन्होंने क्या बोला था कि टीचर गाइड करेगी, मतलब बच्चे का अपना एक जोन होता है, मतलब कि ये बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी है। अगर इसी को बच्चे की थोड़ी सी, बच्चों को थोड़ा सा हेल्प दे दिया जाए, तो हेल्प देने से वो क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी को और ज्यादा निखारा जा सकता है, या फिर उसको और ज्यादा शार्प किया जा सकता है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, गाइडेड रीडिंग के थ्रू पॉसिबल है। तो ये किस में आएगा, वाइगोत्स्की के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब ZPD में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 है अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड। रिटोरिकल क्वेश्चन मतलब क्या होता है, जो अलंकार वाले क्वेश्चन होते हैं, जो अलंकार वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड टू क्लैरिफाई अ कॉन्सेप्ट, या फिर फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विद आंसर, विद नो आंसर नीड होगा यहाँ पे, विद नो आंसर नीडेड, टू गेट अ फीडबैक अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट योर स्पीच या राइटिंग, टू गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मतलब फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विद नो आंसर नीडेड। 10th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी है जहां पर बच्चे फॉर्म देयर, अब यहाँ पे भी क्या है, फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, खुद की समझ को बच्चे बनाते हैं, खुद की नॉलेज को खुद से क्रिएट करते हैं, मतलब कि फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस, मतलब संसार के बारे में, वर्ल्ड के बारे में अपनी खुद की समझ बनाते हैं, खुद से ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा? अपने अनुभवों के द्वारा, और उसके बाद में अपने अनुभवों को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी थ्योरी है जहां पर बच्चे अपनी खुद की समझ बनाते हैं, खुद का ज्ञान डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं वर्ल्ड के बारे में अपने अनुभवों के आधार पर। तो 11th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाई इज इट नेसेसरी टू टीच स्टूडेंट्स स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग न्यू वोकैबुलरी, मतलब कि बच्चों को नई वोकैबुलरी सिखाने के लिए स्ट्रेटजीज की जरूरत किस लिए होती है, क्यों होती है, जिससे कि स्टूडेंट्स कैन एक्वायर न्यू वोकैबुलरी ऑन देयर ओन। नहीं, ये क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू टीच स्टूडेंट्स स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग न्यू वोकैबुलरी, मतलब कि एक होता है वोकैबुलरी, ठीक है, मतलब रटना पड़ता है बच्चों को, लेकिन बच्चों को वोकैबुलरी याद करने के लिए स्ट्रेटजीज क्यों सिखाई जाती है, स्ट्रेटजीज क्यों सिखाई जाती है, जिससे कि बच्चे नई वोकैबुलरी को खुद से एक्वायर कर सके, खुद से क्रिएट कर सके, खुद से डेवलप कर सके। जैसे हर एक वर्ड होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं कि जिसका हमको अगर ब्रेक करके उसका कुछ ना कुछ रूट वर्ड होता है, अगर उनको रूट वर्ड की मीनिंग पता है तो वो वोकैबुलरी को अपने आप से ही उसकी मीनिंग को समझ सकते हैं। पहली चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में पैराग्राफ दिया हुआ है उसी कॉन्टेक्स्ट में जो अनफैमिलियर वर्ड्स हैं उनकी भी मीनिंग को समझ लेना, तो ये दोनों चांसेस हो सकते हैं। तो जो स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं नई वोकैबुलरी को याद करने के लिए, वो इसीलिए सिखाई जाती हैं जिससे बच्चे नई वोकैबुलरी को खुद से एक्वायर करना सीख सकें। तो 12th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ यू आर अपॉइंटेड एज अ लैंग्वेज टीचर व्हाट टाइप ऑफ रोल विल यू लाइक टू प्ले इन द क्लासरूम, अगर आपको लैंग्वेज टीचर के लिए अपॉइंट कर दिया जाए तो किस तरीके का रोल आप क्लासरूम में प्ले करना पसंद करेंगे। टू डिसाइड व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, सबसे पहला काम ही यही होता है कि क्लासरूम में जाने से पहले क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से मेथड्स यूज करने, कौन कौन सी अप्रोचेस यूज करनी है, वो पहले से डिसाइड कर लें, ठीक है। टू क्रिएट सिचुएशंस फॉर लर्निंग एंड लेट द स्टूडेंट्स लर्न, उनको रोट लर्निंग नहीं करानी है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जिससे खुद से बच्चे सीखें, तो ये भी ऑप्शन सही है। टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट बिफोर द लर्नर्स, जो कुछ भी टेक्स्ट है उसको सामने एज इट इज उनके सामने ऐसे ही रख देना, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड प्रोवाइड क्यूज वेयर एवर नेसेसरी, जहां पे उनको जरूरत है वहां पे उनको हिंट्स दे दिया जाए, प्रोवाइड कराई जाए, इसके अलावा फैसिलिटेटर की तरह काम करेंगे, तो ये भी ऑप्शन सही है, मतलब कि 1, 2 एंड 4 ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 है, इन साइलेंट पीरियड द लर्नर इज प्रोसेसिंग द लैंग्वेज या फिर इज लर्निंग फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर इज नॉट लर्निंग द लैंग्वेज या फिर इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। साइलेंट पीरियड में बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहा होता है, क्या करता है, लैंग्वेज की प्रोसेसिंग कर रहा होता है, अपने दिमाग में उससे रिलेटेड थॉट्स या फिर उसको समझना, ये सारी चीजें उसकी चल रही होती हैं साइलेंट पीरियड में। तो 14th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, मतलब साइलेंट पीरियड का मतलब यही होता है भाषा की प्रोसेसिंग। 15th क्वेश्चन क्या है, वाइल इवेलुएटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेस फॉर अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मार्क्स में बी डिडक्टेड फॉर एरर्स, मतलब कि जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बच्चों के रिस्पॉन्स का इवेल्युएशन करना हो तो किस बात के मार्क्स, मतलब कौन सी ऐसी एरर है जिसका मार्क, जिसके नंबर काटने चाहिए। ग्रामर का नहीं, सिंटैक्टिकल मतलब जो भी रूल्स वगैरह होते हैं उनके, इनका भी नहीं, स्पेलिंग का भी नहीं, कंटेंट का, क्योंकि हम जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनको लैंग्वेज का यूज करना सिखा रहे होते हैं, तो मेन अगर उनका कंटेंट, जिस कंटेंट में चीजें बोली जा रही, लिखी जा रही हैं या फिर लिखी हुई हैं, उनको वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दौरान अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसी के बेसिस पे उनके मार्क्स को डिडक्ट करना चाहिए। तो 15th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ टेक्स्ट दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू स्कैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द राइटर्स मैसेज
एंड पर्पस कुड बी एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें कि बच्चे क्या करते हैं, राइटर का जो मैसेज है उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, इसके अलावा किस चीज के बारे में वो लिखा हुआ है इसको समझ रहे होते हैं, राइटर का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है उस टेक्स्ट को लिखने का ये समझ रहे होते हैं। तो ये क्या हो सकता है, एनसाइक्लोपीडिक एक्सट्रैक्ट हो सकता है, या न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो सकती है, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू असेंबल अ डिवाइस, या फिर अ पोयम। तो ये पोयम ही होती है जिसमें क्या करता है कि मतलब जो राइटर है वो अपने मैसेज को अलंकारिक भाषा में लिखता है या फिर इस तरीके से लिखता है, इनडायरेक्टली उसको स्पेसिफाई करता है तो उसको समझना पड़ता है, तो वो क्या होगी, पोयम होगी। तो 16th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। 17 है द बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम इज वन वेयर अ नीड बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन विद इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स, या फिर लर्निंग इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक करिकुलम मोर लर्नर फ्रेंडली। लर्निंग सॉफ्टवेयर के सेट पे आधारित होती है, मतलब कि जहाँ पर जो करिकुलम है वो इस तरीके से बनाया जाता है जो कि लर्नर फ्रेंडली हो, या फिर करिकुलम दैट अलाउज, ऐसा करिकुलम जो allows freedom for student mobility with increased choice of curricular activity and encourages learner by doing। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा करिकुलम जो कि बच्चों को पहली चीज तो फ्रीडम देता है, इसके अलावा उनकी चॉइस को उसमें बढ़ा दिया जाता है कि बच्चे अपने चॉइस के हिसाब से करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर करिकुलर एक्टिविटी को चूज कर सकते हैं, और बच्चे को डूइंग के लिए, खुद से करके सीखने के लिए एनकरेज करता है, तो वो होता है करिकुलम का बॉटम अप मॉडल। 17th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 है अवेयरनेस रेजिंग ग्रामर गेम्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू, अवेयरनेस रेजिंग ग्रामर गेम्स जो होते हैं वो बच्चों को किस चीज के लिए एनकरेज करते हैं, यूज लर्नड स्ट्रक्चर्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर अबाउट अ गिवन थीम, या फिर मतलब कि जो भी उन्होंने स्ट्रक्चर सीखा हुआ है भाषा का, लैंग्वेज का, उससे की हेल्प से एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, वो भी ऐसी थीम पर जो उनको दी गई है। थिंक कॉन्शियसली अबाउट देयर स्ट्रक्चर्स दे हैव लर्नड, जो भी उन्होंने सीखा है उन स्ट्रक्चर्स को कॉन्शियसली सोचना, या फिर कोलैबोरेट इन कंप्लीटिंग अ गिवन एक्टिविटी, जो एक्टिविटी दी गई है उसको कंप्लीट करना, या फिर एंगेज एंड फील अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स व्हाइल द टीचर कॉन्क्लूड्स देयर स्ट्रक्चर। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्नड, बिकॉज जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो जरूरी नहीं है कि वो सीखा गया हो। तो क्यों, इसका कारण क्या होगा कि स्टूडेंट्स पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन, या फिर अ टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक लेवल में डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट, जो टीचर का सोशियो इकोनॉमिक लेवल है वो बच्चों से बहुत ज्यादा अलग है। टीचर का सोशियो इकोनॉमिक लेवल से इसका क्या ही मतलब, पढ़ाने और सीखने से। स्टूडेंट possess different abilities, personalities and come from a variety of backgrounds, क्योंकि टीचर कोई ना कोई एक मेथड लेकर के समझा रही होगी, पढ़ा रही होगी, और बच्चों की अलग अलग, हर एक बच्चा जो है वो इंडिविजुअली डिफरेंट पर्सनैलिटी का होता है, उसकी एबिलिटीज अलग अलग होती हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। तो जरूरी नहीं टीचर ने जो बताया हो या फिर पढ़ाया हो उसको हर बच्चे ने बराबर ही सीखा हो। तो कि इसका रीजन क्या है कि अलग अलग एबिलिटीज, अलग अलग पर्सनालिटीज और अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, इस वजह से ऐसा होता है कि जो पढ़ाया जाता है वो जरूरी नहीं कि बच्चे ने सीखा हो। तो 19th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। 20 है इन द वर्ड स्कैर्स द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर ए इज ई ए या आई ई, मतलब जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें जो सिंबल होता है वो ये वाला यूज किया जाता है, स्लैश का सिंबल। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ए ई। 20 का राइट ऑप्शन 3 हो गया। 21 है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने का या फिर इंग्लिश सीखने का उद्देश्य क्या है, टू सबज्यूम द लैंग्वेज दैट अ चाइल्ड एक्वायर्स नेचुरली फ्रॉम हर हिज होम एंड सोशल इन्वायरमेंट, मतलब कि जो भी बच्चे ने अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से, अपने घर से जो भाषा सीखी हुई है उस भाषा का सबज्यूम करना। तो 21 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। 22 है टीचर्स हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाई, मतलब कि अगर टीचर को हेल्प करनी है बच्चे की कि वो अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करे तो उसको किसके द्वारा किया जा सकता है इंग्लिश में, गिविंग द लर्नर्स अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स,
ये तो तुरंत ही गलत हो जाएगा। करेक्टिंग एवरी मिस्टेक अ लर्नर मेक्स एंड गिविंग द रेलेवेंट रूल ऑफ ग्रामर, रूल ऑफ ग्रामर की बात कर दी गई, इसलिए ये भी गलत हो गया। गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल्स इन विच लर्नर्स प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम्स मैकेनिकली, या फिर इनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन देयर प्रायर नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब बच्चे जो अपनी उनकी पहले की नॉलेज थी और जो नई नॉलेज है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को देख सकें, इस चीज के लिए उनको योग्य बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे अपनी नॉलेज को मतलब नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद कर पाएंगे इंग्लिश में। 22 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब्स अ डोमेस्टिक सीन विच शोज द फादर कुकिंग इन द किचन। क्या दिखा रहा है कि जो पिता है वो खाना बना रहा है, कुकिंग कर रहा है किचन में, कुकिंग कर रहे हैं किचन में। मदर कमिंग होम फ्रॉम वर्क, और जो मदर है जो माँ है वो काम से घर आ रही है। एंड देयर सन स्विंग, और जो उनका बेटा है वो कपड़े सिल रहा है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कन्वे किया जा रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर एमंग सेक्सेस, या फिर वर्क इज वर्शिप, या डिग्निटी ऑफ लेबर, या फिर रिमूविंग जेंडर बायस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि जेंडर बायसनेस को हटाने के लिए, हटाने का जो कॉन्सेप्ट है वो कन्वे कर रहा है। 24 है, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न। लैंग्वेज स्किल्स कौन सी होती हैं, 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसमें से 2 रिसेप्टिव होती है और 2 प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं। तो लैंग्वेज स्किल्स को बेस्ट तरीके से कैसे सिखाया जा सकता है, इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब चारों स्किल्स को एकीकृत करके इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाएगा, तब इससे क्या होगा, जो लैंग्वेज स्किल है वो बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो 24 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व्स। मतलब जो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है कि जो भी लाइन्स लिखी हुई हैं, ये लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी हुई है, एक ही पैराग्राफ की अलग अलग लाइन्स है, तो ये इस लाइन के बाद जस्ट ये लाइन है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में या फिर क्या चीज है, मतलब जो भी लिखा होगा वो डायरेक्ट तो उसकी मीनिंग लिखी नहीं होगी, लेकिन इनडायरेक्टली जिस चीज को बताया जा रहा है उस चीज को समझ लेना, यही होता है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो ये जो सब स्किल है रीडिंग की, इसमें मेनली क्या चीज इन्वॉल्व होती है, गिविंग सफिशिएंट स्पेस नहीं, इन्फेरिंग द अनस्टेटेड, यूजिंग द कॉन्टेक्चुअल एंड वर्बल क्लूज, मतलब कि जो चीजें उसमें नहीं भी बताई गई हैं उनको भी कॉन्टेक्चुअल और वर्बल क्लूज के थ्रू इन्फर कर लेना, मतलब समझ लेना। तो 25 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, अनुमान लगा लेना इसका कि मतलब कि क्या चीज बताई गई है, इसी का यही होता है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज। रोल प्ले का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रीडिंग हैबिट को प्रमोट करना, या फिर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करना, या फिर एक्टिंग टैलेंट को डेवलप करना, या फिर टू इवेल्युएट डायलॉग राइटिंग स्किल्स। ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या है, रोल प्ले का प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सबसे मतलब कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य क्या है रोल प्ले का, तो टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। रोल प्ले में क्या करेंगे बच्चे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, जो उनके थॉट्स वगैरह हैं वो मतलब जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी डायलॉग्स हैं, अपने डायलॉग जो भी उनकी स्किल्स हैं उनको डायलॉग्स के थ्रू, रीडिंग स्किल है या फिर जो भी उनकी थॉट्स की स्किल है, वो सारी चीजें क्या करेंगे, डायलॉग्स के थ्रू उसको बाहर लेकर के आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे उसको। इससे क्या होगा, उनकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है, बात करने की क्षमता जो है वो ज्यादा इंप्रूव होगी, क्योंकि वो रोल प्ले में क्या होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से इंटरेक्शन कर रहा होता है। तो 26 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27 है, द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स वाइल प्लेइंग अ ग्रामर गेम। ग्रामर गेम खेलते टाइम बच्चे गलतियां करते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, कॉल असाइड द स्टूडेंट्स इंचार्ज इन द ग्रुप एंड इंस्ट्रक्ट हिम हर टू गाइड द स्टूडेंट। इंचार्ज को बुला करके कहा जाए कि उनको गाइड करें या फिर उनको इंस्ट्रक्शन दें, गलत। क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक्स एंड होल्ड अ रिमीडियल क्लास फॉर द एरिंग स्टूडेंट्स। जो भी उनकी गलती है उसको नोट कर ले, नोट करने के बाद बच्चे को अलग से जो गलती की है जिस बच्चे ने, उसको रिमीडियल क्लास दे दी जाए। तो 27 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 है, लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क, होल क्लास वर्क, बिकॉज देयर प्रोवाइड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स इन द क्लासरूम। नहीं,
हैव द मतलब उनको फ्रीडम तो दी जाती है लेकिन रिलैक्स करने के लिए नहीं, मतलब कि उनको ऐसा कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है जिससे बच्चे खुद से पढ़ना या फिर सीखने में इंटरेस्ट ले, ना कि वो वहां पे क्लासरूम में आराम करें। हैव द सोल एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, यहाँ पे इनडायरेक्टली ओनली को सोल एम लिख दिया, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इनेबल द ऑलरेडी ओवरवर्क टीचर टू प्रिजर्व हर एनर्जी, ये भी गलत हो गया। अफोर्ड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज इन अ फोकस्ड मैनर फॉर रियल लाइफ इंटरेक्शन, ये सारी चीजें ग्रुप वर्क और पेयर वर्क, होल क्लास वर्क, ये सारी चीजें क्यों कराई जाती है, जिससे कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिल सके कि जो भी उन्होंने भाषा सीखी है या फिर जो टारगेट लैंग्वेज जो बच्चे को सिखानी है उसको फोकस्ड मैनर में यूज कर सके, किसमें, रियल लाइफ इंटरेक्शन के लिए। तो 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 है, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू, कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग करना ये चीज कैसे अचीव की जा सकती है, किस चीज के द्वारा। टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रीड, जो लाइन पढ़नी है वहां पे फिंगर को रन करते रहो, मतलब उंगलियों से वहां वहां हाथ रखते रहो या फिर उसमें पेन चलाते रहो, तो ये गलत है। आस्किंग द चिल्ड्रेन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड, तेज से पढ़ने के लिए कहा जाए, उससे उनको कॉम्प्रिहेंशन कौन सा समझ में आना है। हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड सॉफ्टली, सॉफ्टली पढ़ने से भी उनको कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आएगा। लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, उनसे साइलेंटली पढ़ने के लिए कहें और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन की क्वेश्चंस पूछें, तो इससे बच्चे की क्या होगी, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज जो है वो बच्चे अचीव कर लेंगे। तो 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन्ट फॉर असेसमेंट, जितने भी फॉर्मेटिव टास्क है वो सिर्फ सारे असेसमेंट के लिए होते हैं, गलत। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग, ओनली लगा दिया कि केवल लेसन के पढ़ाने के बाद ही लिया जा सकता है, गलत। while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too. फॉर्मेटिव टास्क को कंस्ट्रक्टिव मतलब कि रचनात्मक टास्क भी कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव टास्क भी कहा जाता है, तो मतलब ये तो है कि जितने भी फॉर्मेटिव टास्क होते हैं वो टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए बने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको असेसमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। तो 30 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 है, टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली, टीचर क्या कर रही है, नए वर्ड्स की मीनिंग बच्चे को डायरेक्टली नहीं बताती है, क्यों, क्योंकि लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, या फिर इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज, या फिर लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, पहले से अगर उसकी मीनिंग जानते हैं तो वो पूछने ही क्यों जाते। वोकैबुलरी विल नॉट बी इनरिच्ड, इससे बच्चे की वोकैबुलरी नहीं बढ़ेगी, ये भी गलत है। लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द, मतलब बच्चा चाहता ही नहीं है कि बच्चे को मीनिंग बताई जाए, अगर चाहता ही नहीं तो वो पूछेगा क्यों, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर बच्चे को डायरेक्ट मीनिंग बता दी जाएगी तो वो मीनिंग को डिस्कवर करना नहीं सीख पाएगा, खुद से उनको ढूंढना नहीं सीख पाएगा, इस वजह से क्लूज वगैरह दे करके बच्चे को खुद से मीनिंग डिस्कवर करने के लिए कहना चाहिए। 31 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो कि लर्नर की हेल्प करेगा अपने खुद के सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो ये पेयर असेसमेंट में ही होता है, बच्चे एक दूसरे का असेसमेंट ही कर रहे होते हैं, खुद ही एक दूसरे से समझ रहे होते हैं कि उनकी लर्निंग कैसी है या फिर क्या उन्होंने सीखा। तो 32 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 है, instead of asking questions and getting answers from her learners, a teacher gives some short texts and asks her learners to frame questions, मतलब कि क्वेश्चंस पूछने की जगह पे और लर्नर से आंसर्स लेने की जगह पे टीचर ने क्या किया, एक छोटा सा टेक्स्ट दे दिया पैराग्राफ टाइप का और बच्चे से कहा कि इससे क्वेश्चंस बना करके बताओ। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय टीचर्स, गलत। इनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड, इससे क्या होगा, बच्चे को एक टेक्स्ट पैराग्राफ दे दिया गया, अब बच्चे अगर उसका कॉम्प्रिहेंशन समझेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तभी तो उससे क्वेश्चंस बना पाएंगे, लेकिन ये करेगा क्या, उनकी एनालिटिकल सोच को और ज्यादा मतलब हेल्प करेगा एनालिटिकल सोच को बढ़ाने में, और इनसे क्या होगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। तो ये दोनों रीजन हो जाएंगे 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन यंग लर्नर्स आर आस्क्ड टू रीड अ टेक्स्ट साइलेंटली दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड, जब यंग लर्नर्स को टेक्स्ट साइलेंटली पढ़ने के लिए कहा जाए तो उनको क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए।
टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, या फिर टू पे स्पेशल अटेंशन टू ग्रामर आइटम्स, गलत। टू रीड फास्ट इवन इफ दे डोंट कॉम्प्रिहेंड द, अगर उनको मीनिंग नहीं समझ में आ रही है तब भी फास्ट रीड करना। टू स्टॉप रीडिंग वेन एवर दे एनकाउंटर अ डिफिकल्ट वर्ड, जब भी उनको डिफिकल्ट वर्ड मिले या फिर फ्रेज मिले तो फिर पढ़ना बंद कर दो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। मतलब कि नए वर्ड्स की मीनिंग को पता करना हो, अनुमान लगाना हो कि क्या मीनिंग हो सकती है, तो कॉन्टेक्स्ट के साथ, मतलब कॉन्टेक्स्ट से उसकी मदद ले। कॉन्टेक्स्ट अगर समझ में आ गया तो उसी से अनुमान लगा ले कि उस वर्ड की क्या मीनिंग हो सकती है। या फिर कॉम्प्रिहेंशन, उसका जो भी पढ़ा है उसको समझ करके भी नए वर्ड की मीनिंग को इन्फेर कर सकते हैं बच्चे। तो यही इंस्ट्रक्शन बच्चे को दिया जाना चाहिए। 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35, आफ्टर ए स्टोरी टेलिंग सेशन, स्टोरी टेलिंग सेशन के बाद लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। ठीक है, स्टोरी पहले बच्चे को पढ़ाई गई, सुनाई गई, स्टोरी बताने के बाद क्या कहा गया कि मतलब कोशिश करो कि, या फिर कहा गया डायरेक्टली, कोशिश क्या करना कि जो स्टोरी है, एंडिंग है स्टोरी की, उसको चेंज कर दो। ये बच्चे की किस तरीके से हेल्प करेगा? इससे लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल्स डेवलप होंगी, गलत। टीचर की ओरिजिनलिटी इवैल्यूएट करेंगे, भी गलत। इससे क्या होगा? बच्चा इमेजिनेटिव होगा और क्रिएटिव होगा, क्योंकि अभी कोई स्टोरी उन्होंने पढ़ी है तो उसकी कुछ ना कुछ एंडिंग दी है, अब उनको दूसरी एंडिंग लानी है, तो उनके अपने जो थॉट्स है उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, उनकी इमेजिनेशंस बढ़ेगी, इमेजिनेशंस के बाद वो उसमें से क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद उसकी स्टोरी के एंडिंग को बताएंगे। तो इससे क्या होगा? वो इमेजिनेटिव होंगे और क्रिएटिव बनेंगे। तो 35 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 है, आफ्टर रीडिंग अ पोयम, पोयम पढ़ाने के बाद अ टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर्स इन अ ग्रुप वर्क। उसने क्या किया? बच्चे को ग्रुप वर्क में इन्वॉल्व किया। एक ग्रुप को समरी लिख, पोयम की समरी लिखने के लिए बोल दिया, दूसरे ग्रुप को पिक्चर बनाने के लिए, कि जो मेन थीम है उसको डिपिक्ट करके उस पर पिक्चर बनाने को बोल दिया, और बाकी के जो थे येट अनदर सेट्स द पोयम टू, मतलब उन्होंने क्या कहा? पोयम को म्यूजिक के फॉर्म में तुमको करके बताना है। तो ये एक्टिविटी किस चीज को डिनोट कर रही है? कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। 36 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हेन यंग लर्नर्स आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। यंग लर्नर्स को जब पढ़ाया जाए स्पेलिंग और पंक्चुएशन इंप्रूव करने के लिए, तो ये क्या है? नर्चर देयर क्रिएटिविटी, या फिर शार्पन देयर लिसनिंग स्किल्स, या इंप्रूव देयर एक्यूरेसी, या फिर इनहेंस देयर फ्लुएंसी। स्पेलिंग और पंक्चुएशन, स्पेलिंग अच्छी है, मतलब स्पेलिंग अगर बच्चे को आती है तो वो उस चीज को बिल्कुल प्रॉपरली बोल पाएगा। इसके अलावा पंक्चुएशन है तो कहाँ रुकना है, कहाँ ज्यादा देर रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, बच्चे को पता होगा। तो इससे क्या होगा? उनकी फ्लुएंसी इनहेंस होगी। तो 37 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। 38 है, अ लिसनिंग स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या होता है? कि उसके बाद किसी चीज का रिस्पॉन्स देना या किसी चीज का रिएक्शन आना, इसी को स्टिमुलस कहा जाता है। तो लिसनिंग स्टिमुलस क्या होता है? इनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्कस अ सेट ऑफ क्राइटेरिया विच द प्रायोरिटाइज टू कंप्लीट एंड प्रेजेंट अ टास्क, या फिर प्रेजेंस इनपुट टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु गैदर अगेन टू शेयर व्हाट दे लिसन्ड, या फिर प्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 है, करिकुलम डेवलपमेंट फॉलोज द फॉलोइंग सीक्वेंस। उसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसका कौन सा सीक्वेंस होता है। सबसे पहले असेसमेंट ऑफ नीड्स, जो जरूरतें हैं उसका असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद जो उद्देश्य है उसका फॉर्मुलेशन किया जाता है, फिर इसके बाद जो भी टेक्स्ट है या फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, और सबसे लास्ट में इवेल्युएशन किया जाता है। 39 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन कंप्यूटर ऑडियो इंस्ट्रक्शन द सिमुलेशन मोड इज वेयर लर्नर्स गेट प्रॉब्लम्स विच आर सॉल्व्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, या फिर एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिस्टम्स एंड फिनोमेना, या फिर रिसीव बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलोड बाय क्वेश्चंस विद इमीडिएट फीडबैक, अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस विद रिपीटिशन प्रैक्टिस। इसमें होगा एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिस्टम्स एंड फिनोमेना। कंप्यूटर ऑडियो इंस्ट्रक्शन का ये राइट ऑप्शन होगा 40 का। 41 है, नॉम चॉम्स्कीज रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर मीन्स। जहां भी यूनिवर्सल ग्रामर लिख दिया जाए समझ लीजिए वहां पे नॉम चॉम्स्की की ही बात की जा रही है। तो ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेजेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन इननेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 42 है, रिट्रीवल स्किल्स इन राइटिंग आर
ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन वाइल रीडिंग या लिसनिंग, या फिर नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग, या फिर डायग्रामिंग एंड समराइजिंग, या फिर एबिलिटीज टू डू एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, डायग्रामिंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग जो है वो कई सारी चीजों की हो सकती है, जैसे जो हम न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या फिर कोई बुक है, उस बुक की ही पूरी समरी लिखने के लिए कह दिया जाए। तो समरी का मतलब क्या है? जब उसकी पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा तभी उसकी आप समरी लिख पाएंगे। तो ये राइटिंग की रीट्रीवल स्किल में आता है, मतलब कि जो हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसका पुनरुत्पादन किया, मतलब उसको अच्छे से समझ करके उसको शॉर्ट फॉर्म में, कम वर्ड्स में, और उसी चीज को पूरा एक्सप्रेस कर देना। तो ये रिट्रीवल स्किल मेथड। डायग्रामिंग में क्या होता है? पाई ग्राफ, हिस्टोग्राम, इन सब चीजों के थ्रू ही रिप्रेजेंट करके जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसको समझा दिया जाए। अब जैसे क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चंस में क्या होता है? बार ग्राफ के थ्रू ऐसे करके बता दिया कि इस ईयर में इतने लोग ने प्रोग्रेस की, या फिर इस क्लास में इन सब्जेक्ट्स में बच्चों के इतने इतने नंबर आए। तो इसमें हमको ना वर्ड्स की जरूरत पड़ी, ना पैराग्राफ की जरूरत पड़ी, ना मार्क्स की जरूरत पड़ी, ना पंक्चुएशन की जरूरत पड़ी, लेकिन हमने क्या किया? उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें क्या हो गया? डायग्राम के थ्रू कर दिया। तो डायग्राम में, रिट्रीवल स्किल में डायग्राम आएगा और समराइजिंग आएगी। तो 42 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43 है, द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज स्पेसिफिकली ट्यून्ड टू द प्रोसेस वेयर सीक्वेंस इज टॉट along with how to present the related contents, mastery of academic disciplines with all their characteristic features, या फिर application of learned structure, content, concepts and principles to new situations, या फिर processes that enable students to discover structures for themselves। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जो बच्चों को इस योग्य बनाती है कि वो अपने खुद के लिए स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर कर सकें। तो 43 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44 है, टू इनकलकेट अ नेवर गिव अप एटीट्यूड, अ सुटेबल एक्टिविटी इज द वन व्हेन स्टूडेंट्स। अगर बच्चे में नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये इस तरीके का मतलब कभी वो किसी भी चीज को कर रहे हैं तो उसमें हार ना माने, ऐसा एटीट्यूड बच्चों में इनकलकेट करने के लिए सुटेबल एक्टिविटी क्या होगी? Managed to get the principal's permission, गलत। Sang to popular songs and exhibited some of their art and craft work, गलत। Made modifications to their paper planes and tested them to go to the distance and shared their finding। यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 44 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग? नॉन फॉर्मल लर्निंग, इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मल क्लासरूम्स होते हैं उनसे हटकर जो स्कूल से रिलेटेड या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज कराई जाती हैं बच्चों से, मतलब एकेडमिक ही होती है लेकिन जो फॉर्मल क्लासरूम है उससे हट करके होती है। तो बच्चे को ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज करा करके एकेडमिक चीजें जब सिखाई जाती हैं तो फिर उसी को नॉन फॉर्मल लर्निंग कहते हैं। नॉन फॉर्मल लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे टीचर को या किसी चीज को, किसी को देख करके सीख रहे होते हैं, जो एकेडमिक चीजें होती हैं उनको। ये लर्नर सेंटर्ड होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, ठीक। तो इसमें कुक फ्रॉम द पेरेंट्स नहीं, न्यू गेम, मतलब ये सारी चीजें ऐसी होगी कि ये आएगा आपका। एक होता है नॉन फॉर्मल, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वो चीजें होती हैं जो चीज हम ऐसे ही सीख जाते हैं, इधर उधर से देख करके सीख जाते हैं, मतलब ये लॉन्ग टर्म में लोगों को याद रहती हैं। फॉर्मल मतलब वो होता है जो हम स्कूल्स में सीखते हैं या एकेडमिक चीजें सीखते हैं। नॉन फॉर्मल, एकेडमिक तो रहता है लेकिन फॉर्मल क्लासरूम की तरह नहीं सिखाया जाता है, इनफॉर्मली सिखाया जाता है जिससे कि बच्चे आसानी से सीख सकें। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रख करके इसको सिखाया जाता है। तो कुकिंग, बच्चे क्या सीख रहे हैं? अपने पेरेंट्स से कुकिंग करना, तो ये तो इनफॉर्मल में आ गया। फ्रेंड्स से न्यू गेम सीख रहे हैं, ये भी इनफॉर्मल में आ गया। चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू करेस्पॉन्डेंस लेसन्स, तो ये क्या हो गया? फॉर्मल में आ गया, तो ये भी नहीं होगा। लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर, तो ये क्या हो गया हमारा? ये आएगा नॉन फॉर्मल में। मतलब कि आर्ट तो सिखाई जा रही है बच्चे को, ड्रॉ करना तो सिखाया जा रहा है, लेकिन इनफॉर्मल सिचुएशन या फिर इनफॉर्मल इन्वायरमेंट दे करके सिखाया जा रहा है। तो 45 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46 है, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क
हेल्प्स इन डेवलपिंग, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्ड से क्या चीज बच्चों की डेवलप की जा सकती है? हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव, नहीं। कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें बच्चों की डेवलप होती है जब बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम। पहले आइडियाज की ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद उनको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करने के बाद उनकी ड्राफ्टिंग करना, ड्राफ्टिंग करने के बाद उनकी एडिटिंग करना, उसके बाद अपनी वर्क का रिवीजन करना। तो ये जो प्रोसेस है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? ये आपकी आती है प्रोसेस राइटिंग, इसको बोलते हैं। प्रोसेस राइटिंग में कई सारी स्टेजेस होती हैं कि लॉन्ग टर्म होती है। ये जो इजी राइटिंग ऐसी है जो कि लॉन्ग टर्म है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन इसको सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा जाता है। तो ये होती है प्रोसेस राइटिंग। तो ये कौन सी स्किल है? राइटिंग स्किल है। 47 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48 है, यंग लर्नर्स विल एंजॉय अ प्ले इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक व्हेन दे, मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह में जो प्ले दिया हुआ है वो बच्चे इंजॉय कब करेंगे? जब वो उस प्ले को खुद से एक्ट करेंगे, इनएक्ट द प्ले, तब वो क्या करेंगे? उस प्ले को एंजॉय करेंगे। नहीं तो बाकी लेसन की तरह उस लेसन को भी पढ़ ही लेंगे, उसमें उनका कुछ खास इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो 48 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49 है, डायरेक्ट मेथड यूजेस विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स टू टीच अ लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड क्या है? जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, उसी को मॉडिफाई करके बनाया गया। उसमें ड्रिल वगैरह ज्यादा था, बच्चों को सिर्फ रूल्स बताए जाते थे, तो इससे बच्चे को ठीक तरीके से समझ में नहीं आता था। तो उसी का एक ऑप्शन बनाया गया, ऑल्टरनेटिव बनाया गया, डायरेक्ट मेथड, जिसमें कि जो लिसनिंग है और स्पीकिंग, इन दोनों चीजों को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। बच्चों को इसमें ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाता है बोलने का, इंट्रैक्शन करने का। इसके अलावा टारगेट लैंग्वेज को ही बोला जाता है इसमें, दूसरी लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। कितना भी इम्परफेक्टली उस चीज को बोलो, लेकिन बोलो, इससे एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और बच्चे उस भाषा को सीख जाते हैं। और ड्रिल वगैरह करके इसमें रूल्स वगैरह सिखाए जाते हैं। तो ऑडियो लिंगुअल मैथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं जो कि डायरेक्ट मेथड को पढ़ाने में यूज किए जाते हैं। तो 49 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज outside the classroom demonstrate much lower levels of language competency. This can be overcome by, ऐसे बच्चे जिनको टारगेट लैंग्वेज का यूज करने का, मतलब यूज करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं क्लासरूम के बाहर, वो क्या करते हैं? उन लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी को, मतलब जो क्षमता होती है उस भाषा की, वो उनमें बहुत लोअर लेवल की होती है। तो इस चीज को ओवरकम कैसे किया जा सकता है? बाई कंडक्टिंग टेस्ट, हटा दो टेस्ट वगैरह वाले जो भी होते हैं, वो सारी चीजें तुरंत आपकी नेग्लेक्ट हो जाएंगी। गिविंग देम अ सेट ऑफ कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस, ये भी गलत है। सेटिंग सेपरेट टास्क विच आर इजियर विद मोर टाइम टू कंप्लीट देम, ये भी गलत है। अलग से उनको टास्क दो, इजी टास्क जो कि इजी हो और ज्यादा, मतलब ज्यादा टाइम कंप्लीट करने में लगे। या फिर इंगेजिंग देम, जब बच्चे उस चीज में खुद इंगेज होते हैं किसी चीज को सीखने में, तब उस चीजों को वो ज्यादा प्रॉपरली सीखते हैं। तो उनको इंगेज करना किस चीज में? इन स्पेसिफिक लैंग्वेज फोकस्ड टास्क विच आर इनडायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय द ग्रुप लीडर। उनको पता ना हो कि ग्रुप लीडर कोई है जो कि उनको लीड कर रहा है या फिर मॉनिटर कर रहा है, लेकिन वो फिर भी ऐसे लैंग्वेज फोकस्ड टास्क दिए जाए, ठीक है, जिसमें बच्चा एंगेज हो, और इनडायरेक्टली कोई ग्रुप का लीडर हो जो इस एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा हो। तो इससे क्या होगा? बच्चे की ये चीज जो है वो ओवरकम की जा सकती है। तो 50 का राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये था ये था हमारा फर्स्ट मिनी मैराथन ऑफ इंग्लिश पेडागोजी फॉर सीटेड। इसके अलावा 2-3 वीक्स में आपका ऐसे करके 2-4 मिनी मैराथन और करा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।